अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल बी वेयर बाय सबीर खान। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के इलेक्शन हो चुके, रिजल्ट्स 4 तारीख को आ चुके और हमारी कैंडिडेट नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से श्रीमती वर्षा ताई गायकवाड़ जीत चुकी। जीतने के बाद सारे लोगों ने जश्न मनाया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, लोगों को मुबारकबाद, स्पेशली वर्षा ताई गायकवाड़ को हमारी तरफ से, हमारे कुरैश नगर की आवाम की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जीत के लिए। आज मैं नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की बारे में न ज़्यादा ना बोलते हुए आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। जैसा कि सब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो हुई है वो हंग पार्लियामेंट है। हंग पार्लियामेंट यानी कि किसी को भी जादुई आंकड़ा किसी ने भी छुआ नहीं, अक्सरियत किसी ने भी हासिल नहीं की। एक तरफ इंडिया अलायंस ने कुछ 240 के 35-40 के करीब सीटें हासिल की, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई अपना जादुई आंकड़ा छुआ नहीं। वो उनके सहयोगी दलों, घटक दलों के साथ मिलाकर कुछ 294 सीट पर है। अब सवाल ये उठता है, लोग अब देख रहे हैं, बड़ी आस के साथ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होगी, कब फॉर्म होगी। तो आप सरकार की सरगर्मियां, सरकार बनाने की सरगर्मियां जो चल रही है, आप सभी लोग अपडेट्स देख रहे होंगे। लेकिन इन शॉर्ट पे मैं ये बताऊं कि राजा जो था, राजा आज मजबूर हो चुका है। राजा आज इतना मजबूर हो चुका है कि एक सीट लाने वाले जीतन मांझी के भी आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ 12 और 16 सीट लाने वाले चंद्रबाबू नायडू और चाचू तो आप जानते ही होंगे, यूपी के चाचू नीतीश कुमार, ये दोनों के सामने भी राजा मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ राजा मांस की राजनीति करते थे, जैसे कि मुसलमान, मटन, मछली, आज भी वो माँ की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि मजबूरी सरकार। हाँ जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, नारा बदल चुका है। अब की बार जो सरकार बोलते थे, अब की बार मजबूर की सरकार। तो कल जैसे कि आपने देखा ही होगा, घटक दलों ने, नीतीश कुमार के दल ने, जेडीयू के दल ने अपना प्रस्ताव पत्र पे साइन कर दिया है, और भी लोगों ने साइन कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे उनके प्रस्ताव पत्र है और उन पे किन किन लोगों की साइन है। अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बता दूं कि ये कोई कोएलिशन की गवर्नमेंट एक आसान सफ़र नहीं होगा। ये जो है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि अपने वक्त के एक बहुत ही दिग्गज राजनेता है, नरसिम्हा राव देवेगौड़ा के वक्त में वो एक कन्वेयर के हैसियत से काम करते थे। उस वक्त उन्होंने किसी भी मंत्री पद का या कोई लालच नहीं रखा था, मगर आज बदलते हुए राजनीति को देखते हुए उनको भी समझ में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मेशन गवर्नमेंट में फॉर्म तो कर लेंगे। राजा ने, जो कि मोदी अपने ही खुद की भाषण में कम से कम 50 बार मोदी बोलते थे और लोगों से बुलवाते थे। मोदी क्या उनकी डिमांडों को पूरा कर पाएंगे? क्या डिमांडों को पूरा करने के बाद में सरकार बन पाएगी? क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को विशेष राज्य दर्जा दिलाना चाहते हैं, ये एक उनकी पहली डिमांड है। दूसरा ये कि जैसे कि मैं ये प्रस्ताव पत्र साइन होने के पहले भी मैंने कहीं 2-4 जगह बात की थी कि जो भी घटक दल, बड़ा दल, घटक दल उनके सामने ताकत बन के आएगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमको स्पीकर का दर्जा मिले। उनकी सबसे पहली डिमांड ये होगी कि स्पीकर चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि स्पीकर क्यों चाहिए? क्योंकि सबने जान चुका है, राजा ने
पूरी कंट्री में क्या कर चुके। कहीं पार्टियां फोड़ी, कहीं आमदार कहीं खासदार फोड़ा फोड़ी की राजनीति करवाई। तो इसीलिए घटक दल स्पीकर मांग रहा है कि कम से कम स्पीकर रहेगा तो राजा की सरकार बंधी भी रहेगी। दूसरी उनकी कई और डिमांड है, कई और मंत्रालय चाहिए उनको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया है और हर मदरसे को 5,000 रुपया महीना देने का वादा किया है। और इतना ही नहीं, नूरी फाउंडेशन के लिए उन्होंने साल का 100 करोड़ का पैकेज का वादा किया है। तो क्या ये सब वादे करने के बाद ये डिमांड लेकर कोalition की गवर्नमेंट अगर मोदी के साथ बनाते हैं तो क्या मोदी ये सब चीज़ दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर मोदी ये सब चीज़ दे पाएंगे तो क्या उनके अंदर की पार्टी में, उनकी खुद की पार्टी में ये आवाज़ नहीं उठेगी कि हिंदू आइडियोलॉजी कहाँ गई? दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो खुद भी विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। नीतीश कुमार की तो मजबूरी रह चुकी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी स्टेट गवर्नमेंट में मोदी के सपोर्ट से चल रहे हैं, उनके घटक में चल रहे हैं। तो उनकी मजबूरी बनती थी कि उनके प्रस्ताव पर जाकर साइन करना। मगर अब देखना ये है क्या इतनी कंडीशंस वाली सरकार बनने में बैसाखी वाली सरकार चल पाएगी, और अगर बन गई तो कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, क्या होगा। और इसके पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आने के बाद में समीकरण और भी बदलेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र के समीकरण बदलने वाले, बहुत ही नज़दीक में आने वाले विधानसभा इलेक्शन भी है। तो एक चीज़ तो तय है कि जनता जनादेश ने परिवर्तन की राजनीति जाहिर की है, इसीलिए उन्होंने मैंडेट दिया है। लेकिन उसको बीजेपी सरकार दूसरी तरीके से ले रही है। वो आज भी कहती है कि हम बहुमत में हैं। खैर, ये तो हर बार जैसी कहानी है। अब देखना ये है कि सरकार कब और किसकी बनती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने अपनी बैठक में फैसला लिया है कि हम एक तरह से यूँ कह चुके, शॉर्ट में मैं ये कहूँगा, उन्होंने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी की है। क्योंकि उन्होंने जनता से जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो वादे पूरे करने वाले वादे हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई भी स्टेप ले, कोई भी हड़बड़ी किए। क्योंकि अगर वो सरकार की पेश करते हैं तो कंपटीशन में डिमांड हो जाएगा। जेडीयू और ये दोनों घटक, चंद्रबाबू नायडू और चाचू जो यूपी के चाचा है, उन दोनों की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए इन्होंने अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाई है। अब देखते हैं कितने टाइम तक के क्या होता है सरकार पे। अगले आने वाले 2 दिन बहुत ही क्रूशियल होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जो पिछले 10 सालों में हो रहा था वो अब नहीं होगा। समीकरण चेंज हो गए। एक मजबूत अपोजिशन मिला है। अपोजिशन में बैठने के बाद में अब ईडी, सीबीआई और ये सब खेल चलने वाले नहीं हैं। तो बस अब सबको यही शुभकामना है कि देश में जो सिटीज़न वासियों के लिए, देशवासियों के लिए जो बेहतर है वही सरकार आए। लेकिन इतना तो तय है कि जो राजनीति मंदिर, मस्जिद और धर्म पे चल रही थी उसको लोगों ने नकारा है। इस हद तक के नकारा है कि अयोध्या में भी ये हार का इनको सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही अपडेट है। जैसे ही कोई नए अपडेट आते हैं इंशाल्लाह उसके लेकर हम उसको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बस इतना कहते हुए मेरे आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। सलाम।